हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्याही क्लासेस। आज हमारी ज्योग्राफी की फ़र्स्ट क्लास है और आज हम जो टॉपिक्स देखेंगे वो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। हमारा जो यूनिवर्स या ब्रह्मांड है वो कैसे बना, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, उसमें से हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, और अपने सोलर सिस्टम के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो जानेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे बना। तो इसके लिए एक थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी आपकी दी थी जॉर्ज लेमैटर ने। बिग बैंग थ्योरी है जो दी थी जॉर्ज लेमैटर ने। उन्होंने इस थ्योरी को सिंगुलैरिटी थ्योरी भी बोला जाता है। सिंगुलैरिटी थ्योरी। उन्होंने क्या बोला कि इनिशियली जो पूरा यूनिवर्स था वो एक बहुत ही छोटे वॉल्यूम में कंप्रेस्ड था, जहाँ बहुत ही एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और वेरी लिटिल वॉल्यूम, मतलब लिटिल भी क्या, नेग्लिजिबल, इवन नेग्लिजिबल वॉल्यूम था। उसके बाद एक बार इस जो बहुत ही ये छोटा आपका मास था इसमें एक्सप्लोजन हुआ। ये आप जैसे देख सकते हैं कि एक बहुत ही यहाँ आपका सेंटर में छोटा मास है, उससे एक्सप्लोजन हुआ तो इसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे वो बाहर निकले और धीरे धीरे वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एक्रीट हुए। एक्रीट मतलब इकट्ठा, उनका एक्रीशन हुआ और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने एटम बनाया और धीरे धीरे आपके एटम्स इकट्ठे हुए। फिर आपकी इनिशियली सबसे जो लो एटॉमिक मास की गैसेज है जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये बनी। फिर और आपके एटम्स इकट्ठे हुए, फिर आपके हैवियर एलिमेंट्स बने, हैवियर गैसेस बनी और आपके रॉक्स वगैरह बने। तो ये जब स्टार्टिंग में ये एक सेंटर में जो छोटा सा मास था इसमें एक्सप्लोजन हुआ तो ये बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकले, ये धीरे धीरे एक्रीट हुए। अब ये चीज़ हुई थी 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। जो एज निकाली गई है यूनिवर्स की वो इतनी आती है कि ये 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एक ऐसी चीज़ हुई थी और एक सिंगुलैरिटी से ये चीज़ें फूटी। अब जब ये इनिशियली तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर था, बट जैसे ये फूटा और ये एक्सपांड हुआ तो इसका प्रेशर रिलीज़ हो गया और साथ में इसका टेम्परेचर भी कम हुआ, तो ये चीज़ें कूल होने लगी और कूल होने लगी वैसे ही ये एक्रीट होने लगी। जो हमने देखा यहाँ एक्रीशन हुआ तो इसमें एटम्स, आपकी गैसेज और बाकी अदर हैवियर एलिमेंट्स धीरे धीरे बनते रहे। तो ये जब बाहर निकले तो इन्होंने बहुत सारी गैलेक्सीज बनी। एक्रीट हो गया मतलब एक जगह इकट्ठे हुए, वहाँ गैलेक्सीज बनी, बीच में एक इंटरस्टेलर स्पेस हो गया जहाँ आपके गैसेज की और इनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है या कहीं कहीं पर तो बिल्कुल ही एब्सेंट ही होती है कोई भी गैस या कोई भी एलिमेंट। तो इस तरह से आपकी बहुत सारी गैलेक्सीज बनी और ये गैलेक्सीज आपकी आज भी बहुत दूर जा रही है। सेंटर से ये निकली थी और सब दूर जा रही है। आपकी ये थ्योरी एक्सेप्टेड क्यों है? ये थ्योरी एक्सेप्टेड इसलिए क्योंकि एक हबल लेमैटर लॉ होता है, हबल लेमैत्रे लॉ। तो ये हबल लेमैत्रे लॉ ये बोलता है कि जैसे ही आपका एक्सपेंशन होगा और जितना आप दूर मूव करोगे ना आपका सेंटर से, जो आपका इनिशियल सेंटर था, वैसे ही जो गैलेक्सीज़ के बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ेगी। जितना आप फार्दर जाओगे उतना ही वो एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पे या फास्टर दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ बोल सकते हैं। जो इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज है वो है द फार्दर अवे द गैलेक्सीज आर द फास्टर दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। मतलब ये अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं इस चीज़ को, बट इसको आप जनरली समझो तो यहाँ जैसे ये हमारा डायग्राम है तो इसमें हमने देखा कि एक गैलेक्सी यहाँ है, एक गैलेक्सी यहाँ है। तो ये सेंटर से जब ये निकली तो यहाँ आपकी मान लीजिए इतनी गैलेक्सीज निकली, फिर ये बाहर और गैलेक्सीज है। तो ये सिमिलर गैलेक्सीज जब दूर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। तो बेसिकली ये लॉ यही कहता है कि जितना आप दूर जाओगे उतना ज़्यादा ये डिस्टेंस बढ़ेगा। अब ये ठीक है अर्थ के पर्सपेक्टिव से बोलता है, तो उन्होंने अर्थ को ले लिया कि आप अर्थ से जितना दूर जाओगे उतना ही ज़्यादा फास्टली आपकी गैलेक्सीज में जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, द फास्टर दे आर मूविंग अवे। तो बेसिकली ये आपका हबल लेमैटर लॉ को
ये जस्टिफाई करता है, इसलिए इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया है अभी। हो सकता है फ्यूचर में आज से 50-60 साल बाद कोई नई थ्योरी आ जाए और उसके ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस मिले तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए और जो आज हम पढ़ रहे हैं वो वापस गलत हो जाए। तो इनिशियल ये जो फेजेज है इनमें सब अपने अनुमान लगाते हैं और उनमें से जो सबसे मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी होती है, जो ज़्यादा साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम मान लेते हैं कि हाँ इस वजह से अभी एट प्रेजेंट ये चीज़ है। एक और थ्योरी होती है, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। वो भी कुछ कुछ ऐसे ही बोलती है, बट वो ये बोलती है कि जो आपकी एवरेज डेंसिटी है वो सेम है, पर जो आपके जैसे यहाँ आपकी 2 गैलेक्सीज इतने स्पेस में है, यहाँ आपकी इतने में है, तो यहाँ आपकी डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ आपकी डेंसिटी कम है। तो ये उस चीज़ का जो आपकी स्टेडी स्टेट थ्योरी है, ये आपकी अगर कभी पूछ ले तो फ्रेड होयल ने दी थी। तो इसका ये है कि ये बोलती है कि हर जगह डेंसिटी सेम है, बट डेंसिटी आपकी हर जगह सेम नहीं है, इसलिए इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। अब इसमें और भी 3 साइंटिस्ट थे, फ्रेड होयल था, एच बॉन्डी था और टी गोल्ड। तो ये आपके 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ये थ्योरी दी थी, बट जो आपको याद रखनी है, जो आपकी एक्सेप्टेड है, वो है बिग बैंग थ्योरी बाय जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है, तो ये आपको हो गया कि आपका यूनिवर्स कैसे बना है, उस चीज़ को हमने देख लिया कि इनिशियली सब कैसे बिग बैंग हुआ और कैसे आपकी चीज़ें बनी। तो यहाँ आप जैसे देखोगे तो ये आपकी बहुत सारी गैलेक्सीज है, ये आपकी एक गैलेक्सी है, ये दूसरी गैलेक्सी है, इस टाइप से आपकी बहुत सारी गैलेक्सीज है। अब ऐसी ही गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम, हमारा अर्थ, मून सब है। तो ये मिल्की वे गैलेक्सी अपने आप में ही बहुत बड़ी है। तो अब जैसे आप यहाँ देखोगे तो ये मिल्की वे गैलेक्सी है, तो इसका एक छोटा सा पोर्शन है जिसको बोलते हैं ओरियन स्पर। इसको आर्म ऑफ गैलेक्सी भी बोलता है, मतलब जो ये छोटा सा पोर्शन है इसको कई बार आर्म ऑफ गैलेक्सी भी बोलता है। तो ये ऐसी बहुत सी आर्म्स होती है गैलेक्सी की, उनमें से एक है ओरियन स्पर। और इस ओरियन स्पर में वापस एक छोटा सा आपका पोर्शन है, वो है हमारा पूरा सोलर सिस्टम। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम कितना छोटा है और सोलर सिस्टम में फिर अर्थ कितना छोटा है। तो ओवरऑल आपके यूनिवर्स का आप साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ में कि आपका पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। तो ये मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें हमने देख लिया एक है आपका ओरियन स्पर और उसके अंदर है हमारा सोलर सिस्टम। तो हमने देख लिया ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स देख लिया, अब हम ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम देख लेते हैं। यहाँ स्टार्ट करता हूँ ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। तब सिमिलरली आपके ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के लिए भी बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी अलग अलग टाइम पे, और हर थ्योरी के कुछ अपने अपने ड्रॉबैक्स थे। तो इस वजह से उनको किसी पर्टिकुलर टाइम पे माना गया, फिर उनको ओवर द ईयर जब और साइंस में रिसर्च हुई, साइंस का डेवलपमेंट हुआ, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो हम पहले कुछ वो थ्योरीज देख लेते हैं जो आपकी पहले चलती थी। इसमें जैसे आप एक बेसिक चीज़ बता दूं कि अगर आपकी कोई भी जो थ्योरी देता है तो आपकी बेसिक जो चीज़ें एक्सप्लेन करने लायक होनी चाहिए, वो तभी उस थ्योरी को माना जाता है। उसमें बाद में रिसर्च तो ठीक है, आगे की बात है, आगे और देखेंगे। तो उसमें जैसे आपका जो पहली कंडीशन है वो है कि आपके जितने भी ऑर्बिट है, प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट है, तो काउंटर क्लॉकवाइज आपके जाने चाहिए। अब आप देखोगे कुछ आपके प्लैनेट्स के ऑर्बिट काउंटर क्लॉकवाइज नहीं है, बट उनका फिर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अगर ये चीज़ वो फॉलो नहीं कर रहा तो उसका एक्सप्लेनेशन वो थ्योरी प्रोवाइड करे। सेकंड आपका हो गया कि आपके सारे जो प्लैनेट्स है वो मतलब मोर और लेस एक सिमिलर प्लेन में होने चाहिए। जैसे ये आपका सन है ना, तो ये आपका एक प्लेन है, तो ये सब इसी में है। ऐसा नहीं है कि आपका अर्थ यहाँ ऊपर हो गया सन से, आपका मार्स नीचे हो गया, फिर आपका जुपिटर यहाँ चला गया। ये सब मतलब अराउंड 6 डिग्री के प्लेन में ही घूमने चाहिए। ओके, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि जैसे एक तो आपका काउंटर क्लॉकवाइज वाला हो गया कि जो ऑर्बिट में है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व होने चाहिए। सेकंड आपका हो गया कि वो 6 डिग्री के रेंज के अंदर एक दूसरे के उसमें होने चाहिए।
तीसरा आपका हो गया कि वो ये एक्सप्लेन करेगी जो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। अब हम आगे सोलर सिस्टम अभी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल क्या होता है और जोवियन क्या होता है। तो एक्सप्लेन करे कि ये क्यों हुआ, टेरेस्ट्रियल आपके डेंस रॉकी और स्मॉल क्यों हैं और जोवियन आपके गैसियस और लार्ज क्यों हैं। और चौथा है कि एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, वो कंजर्व्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है कंजर्व्ड तो उसका रीज़न एक्सप्लेन करें। अब इसके बाद हम कुछ पहले हम ये थ्योरीज डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ जैसे दो थ्योरीज आती है आपकी, मतलब दो थ्योरीज ने टू ग्रुप्स में आप डिवाइड कर सकते हो। एक होती है इवोल्यूशनरी जो हम पढ़ते हैं, एक होती है कैटास्ट्रॉफिक। तो ये जो कैटास्ट्रॉफिक आपकी थ्योरीज है ना, ये दी गई थी आपके काइंड ऑफ डार्क एजेस के टाइम, जिस समय रिलीजन आपका ज़्यादा हावी था साइंस पे। तो उस समय ये बोलते थे कि एक दिन एकदम से किसी ने कोई चमत्कार किया और सब तारे, चांद, अर्थ, ये सन, मून, अर्थ, प्लैनेट्स वगैरह सब बन गए, मतलब एट इंस्टेंट। कैटास्ट्रॉफिक मतलब आपदा, कि एकदम से कोई आपदा हुई और ये सब बन गए। तो ये आपकी कैटास्ट्रॉफिक थ्योरीज है। और सेकंड जो है वो आपकी इवोल्यूशनरी, कि ये सब धीरे 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 आपका सोलर सिस्टम बना तो वो किसी इवोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू बना, अर्थ बनी तो वो किसी इवोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू बनी। और इसी तरह अर्थ में भी जो आपके रिलीफ्स है, जो माउंटेन्स है, आपके ओशियंस है, आपके कॉन्टिनेंट्स है, वो इवोल्यूशन के थ्रू बने। तो कैटास्ट्रॉफिक थ्योरीज को तो हम आज की डेट में बिल्कुल रिजेक्ट ही कर देते हैं कि ये तो है ही नहीं। तो अब आपके पास बचती है सिर्फ इवोल्यूशनरी थ्योरीज। अब इसमें क्या क्या थ्योरीज दी गई वो हम देखते हैं। तो जैसे एक थ्योरी, ये जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ ये बस आप नाम याद करना और एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ ठीक है हमारा साइंस भी किस हिसाब से डेवलप हुआ वो हमको समझ में आ जाए। तो एक आपकी है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। ये जो आपकी थ्योरी है ना, ये बोलती है कि एक स्टार्टिंग में स्टार था, उसके अराउंड बहुत सारी गैसेस थी। ये जो स्टार था ये आपका सन था, ठीक है, इसके अराउंड गैसेस थी। अब क्या हुआ कि पास से एक दूसरा स्टार जा रहा था, ठीक है, वो ऐसे पास हो रहा था यहाँ से। तो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स ने इन गैसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और जब इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो यहाँ से एक छोटा टुकड़ा इन गैसेस का टूट गया। यहाँ मैं आपकी गैसेस वापस बना देता हूँ, एक सेकेंड। ये आपका सन है और ये जो गैसेस थी, यहाँ गैसेस थी बहुत सारी, तो इनमें से आपके छोटे छोटे टुकड़े यहाँ टूटे और फिर वो टुकड़े आपके एक्रिएट हुए, उनका एक्रीशन हुआ। एक्रीशन मतलब इकट्ठा, मतलब वो साथ में जुड़ गए और फिर वो प्लैनेट बन गए। तो आपकी गैसेस थी वो आपस में फ्यूज़ हुई, वो हैवियर एलिमेंट्स बनाए, फिर किन्हीं ने रॉक्स बनाई। जो दूर के आपके प्लैनेट्स है वो अभी भी आपकी गैसेस प्लैनेट्स है, अभी हम सोलर सिस्टम में देखेंगे। तो ये धीरे धीरे एक जगह इकट्ठे हुए, फिर वो सन के आसपास, ये स्टार तो निकल गया यहाँ से और ये पोर्शंस को तोड़ दिया इसने, और फिर ये आपके सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके अराउंड चारों ओर चक्कर काटने लग गए। तो ये प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है, ये आपके दी थी, आप याद रख सकते हो, चैम्बरलिन एंड हुल्टन। सिमिलरली एक और आपकी थ्योरी दी गई थी, उस थ्योरी का नाम है गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस। इनके बस आप नाम देख सकते हो और ये इतना कभी आपसे एग्जाम में भी पूछे नहीं जाएंगे, पर ये आपको बस समझने के काम आएंगे कि हमारी जो साइंस है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ। ये भी थ्योरी ऐसे ही बोलता है कि एक स्टार्टिंग में एक स्टार था, उसके आसपास गैसेस थी, ये आपकी गैसेज है, ये स्टार है, इसके आसपास ये गैसेज है, और पास से एक और स्टार निकल रहा था। अब इस स्टार ने क्या किया, इसने वापस ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ इन गैसेस को खींचा, पर ये नहीं बोलता कि यहाँ से ये गैसेस टूट के आपके ये प्लैनेट्स बने। ये जो कहना चाहता है उसमें ये इसको सन नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है एक स्टार था उसके आसपास गैसेस थी। ये बोलता है कि यहाँ से पूरा एक गैसेस का पोर्शन ही टूट के इससे अलग हो गया, इस स्टार के पास से, मतलब एक ऐसा गैसेस का पूरा पोर्शन टूट के यहाँ दूर आ गया। और ये गैसेस के पोर्शन में वापस जो आपका मास है वो सेंटर में इकट्ठा हुआ,
मोस्ट ऑफ द, और उसने सन बनाया और फिर धीरे धीरे बाहर आपके बाहर आपके प्लैनेट्स बने जो ऑर्बिट्स में घूमने लगे। ये आपकी थ्योरी दी थी जीन्स एंड जेफरीज ने। और इस तरह से बहुत सी अलग अलग थ्योरीज थी। एक थ्योरी आपकी बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस थी। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये क्या क्या अलग अलग थ्योरीज है, बट ये सारी थ्योरीज आज की डेट में एक्सेप्टेड नहीं है। अब हम देखते हैं कि आज की डेट में आपकी कौन सी थ्योरीज एक्सेप्टेड है। ये मैं मिटा देता हूँ, ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन था। आप इनका नाम देख सकते हैं और इनको किसने दिया उसको देख सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी मेन थ्योरी है जो आज की डेट में एक्सेप्टेबल है, उसको नेबुलर हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं, या फिर उसको बोल देते हैं सोलर नेबुलर डिस्क मॉडल, SNDM, सोलर नेबुलर डिस्क मॉडल। ठीक है, ये थ्योरी आपकी वैसे तो इनिशियली आपकी दी थी कांत ने, इमानुएल कांत, बट इस पर फिर फ्यूचर में लैपलेस नाम का एक और साइंटिस्ट था, उसने काम किया। तो इसको कभी कभी इमानुएल कांत लैपलेस हाइपोथेसिस या कांत लैपलेस थ्योरी भी बोल देता है। तो अब ये देख लेते हैं कि ये नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है। ये देखने से पहले हम ये समझते हैं कि जो ये नेबुला है, नेबुला क्या होता है। तो नेबुला की आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो नेबुला इज ए रीजन ऑफ इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर मतलब दो स्टार्स के बीच में स्पेस है, या दो गैलेक्सीज के बीच में भी हो सकता है, बट एक स्पेस है विद हायर देन एवरेज concentration, higher than average concentration of gas, dust, प्लाज्मा। मतलब आपका पूरे यूनिवर्स में एक स्पेस है जहाँ पे आपकी बाकी नॉर्मल यूनिवर्स के कंपैरिजन में, उनके एवरेज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में आपको गैस, डस्ट या प्लाज्मा एक ही जगह इकट्ठे हुए मिला है, तो वो नेबुला होता है। तो नेबुलर हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि स्टार्टिंग में आपका एक नेबुला था, वो नेबुला इक्विलिब्रियम में था। ठीक है, इसमें गैसेस, डस्ट और प्लाज्मा मटेरियल से बना हुआ था, ये इक्विलिब्रियम में था। फिर क्या हुआ, एक दिन इसमें प्रेशर वेव्स जनरेट हुई, नेबुला के अंदर ही आपकी प्रेशर वेव्स जनरेट हुई, और उन प्रेशर वेव्स ने इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। जब उन प्रेशर वेव्स ने इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, तो ये जो भी आपका मटेरियल था, ये कुछ आपका प्लाज्मा हो सकता है, कुछ आपका गैसेज हो सकती है, कुछ आपके डस्ट हो सकता है, तो इस टाइप से ये नेबुला बना हुआ था। तो जब ये प्रेशर वेव्स ने इसको डिस्टर्ब कर दिया, इसके इक्विलिब्रियम को, तो ये नेबुला सेंटर की तरफ कोलैप्स होने लगा। कि ये जो आपका नेबुला था, ये इसका पूरा मटेरियल अपने सेंटर की तरफ मूव होने लगा, और जब ये सेंटर की तरफ मूव होने लगा, तो एक साइंस में लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ये और स्पीड से आपका रोटेट होने लगा नेबुला। अब आप देखो, कभी एक रस्सी से पत्थर बांध के उसको गोल गोल घुमाना, तो आप जितना गोल घुमाओगे उतना वो एक फ्लैट काइंड ऑफ आपके सर्कल में घूमता रहेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे ये कोलैप्स होने लगा, और ये फिर सर्कुलर मोशन में घूमने लगा, फिर ये और कोलैप्स होने लगा और सर्कुलर मोशन में घूमने लगा। तो ये इस वजह से एक आपकी बनी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। ये नेबुला जो आपका पहले पूरा स्फीयर फॉर्मेट में था, वो आपका एक, इसको बोलते हैं प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क, इस फॉर्मेट में आ गया। अब इस फॉर्मेट में आपके सारे गैसेज, रॉक्स और प्लाज्मा मटेरियल वगैरह सब एक डिस्क के फॉर्मेट में आ गए। ये प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क, मतलब प्रोटो मतलब पहले, प्लैनेटरी मतलब प्लैनेट बनने से पहले ये एक डिस्क फॉर्म हुई। उसके बाद आपका जो मोस्ट ऑफ द मटेरियल था वो तो सेंटर में आ गया, जो आपका बन गया सन। आज भी आप देखोगे तो आपका जो 99%
सोलर सिस्टम का मास है वो सन के अंदर है। बाकी हमारे अर्थ, वीनस, जुपिटर, ये सारे प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड वगैरह, ये सब आप मिला लो तो ये आपके बचे हुए 1% के अंदर आते हैं। 99% जो मास है वो अभी भी सन के पास ही है। तो ये प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनी आपके सेंटर में, सन में इकट्ठे हुए। और फिर जो बचे हुए आपके कुछ गैसेज वगैरह थी या कुछ जो रॉकी मटेरियल था, प्लाज्मा था, वो आपका यहाँ धीरे धीरे इकट्ठे होते गए और ये अलग अलग प्लैनेट्स बनाते गए। और ये जब प्लैनेट्स बने तो ये सन के अराउंड एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक ऑर्बिट में घूमने लगे। तो ये आपकी SNDM है, जो नेबुलर हाइपोथेसिस है वो ये बोलती है कि जो प्रेशर वेव्स थी उन्होंने नेबुला का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, उससे जो ये पॉकेट ऑफ गैस था या ये कोलैप्स होना स्टार्ट हुआ और ये घूमना स्टार्ट हुआ अपने एक्सिस पे। और जब ये अपने एक्सिस पे घूमना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले बनाया इसने ये प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, और फिर सेंटर में बन गया आपका सन, और बाहर आपके बन गए प्लैनेट्स। तो जो आपके प्लैनेट्स है ना वो मतलब स्टार्ट हुए थे डस्ट ग्रेन से, फिर धीरे धीरे ये डस्ट ग्रेन से इन पर दूसरी गैसेज आके चिपकती गई, इनका साइज बढ़ता गया। और जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता गया वैसे वैसे ये प्लैनेट्स बनते गए। तो इस तरह से आपका पूरा सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ। अब हमने ये तो देख लिया कि आपका सोलर सिस्टम का ओरिजिन किस हिसाब से हुआ। अब जो आपके प्लैनेट्स है वो कैसे बने ये हम देख लेते हैं। तो ये आपके जो सोलर सिस्टम प्लैनेट्स है, आज की डेट में आपके 8 प्लैनेट है। उनमें से जो अंदर के 4 है उनको बोलते हैं इनर प्लैनेट, और जो बाहर के 4 है उनको बोलते हैं आपके आउटर प्लैनेट। ठीक है। और कुछ आपके मतलब कुछ क्या 5 आपके आज की डेट में ड्वार्फ प्लैनेट्स है। तो अब हम देखते हैं ये डायग्राम। इस डायग्राम से पूरा सोलर सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका सन है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके 4 इनर प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये आपके 4 आउटर प्लैनेट्स हैं। एक चीज़ याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि जो 4 AU 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक की डिस्टेंस है आपकी, वहाँ तक आपके इनर प्लैनेट है। अब ये इनर प्लैनेट जो है आपके, सबसे पहले इनर प्लैनेट देखते हैं। तो इनर प्लैनेट आपके होते हैं रॉकी, डेंस। तो ये रॉकी और डेंस क्यों होते हैं? क्योंकि जो ये हमारा सन है इसके पास में ये प्लैनेट्स है। अब यहाँ जो गैसेस थी वो सन की गर्मी की वजह से उड़ गई, वो यहाँ टिक नहीं पाई। तो पीछे जिन मटेरियल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट था उन्हीं ने ये प्लैनेट्स बनाए। आपके जो इनर प्लैनेट्स है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट्स ही बनाए। जैसे इसमें आपका आयरन हो गया, निकल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। हमारा अर्थ है वो भी मेजोरिटी आयरन से ही बना हुआ है। अगर आप पूरा अर्थ को देखो टिल कोर, क्रस्ट आप देखोगे तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एबंडेंट जो आपको एलिमेंट मिलेगा वो है ऑक्सीजन। ये हम आगे इंटीरियर ऑफ अर्थ में पूरा पढ़ेंगे कि क्रस्ट में आपके क्या क्या कॉम्पोजिशन है, मेंटल में क्या है, कोर में क्या है। बट इस टाइप के ये जो हैवियर आपके एलिमेंट्स थे, इन्हीं से आपके ये, और इसके साथ आपके कुछ रॉकी सब्सटेंस हो गए, रॉक्स हो गई, जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट था, वो यहाँ बचे। जो आपकी बाकी गैसेस थी या जो आपके आईसी कंपाउंड्स थे या आपके वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स थे, गैसेज हो गई, आपके आईसी कंपाउंड्स हो गए, या वॉलेटाइल कोई मटेरियल था इसमें, तो आपके सन की गर्मी की वजह से सब उड़ गया। ठीक है। अब जैसे ये मैं बता रहा हूँ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये अंदर के जो है वो रॉकी है। सिमिलरली आप आउटर देखोगे तो जो आपके आउटर 4 प्लैनेट्स है ना, ये गैसेस प्लैनेट्स है। ये मोस्टली गैसेस से बना है या वॉलेटाइल कंपाउंड से बना है, क्योंकि यहाँ सन की धूप उतनी नहीं जाती या टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है कि ये गैसियस या वॉलेटाइल कंपाउंड
इवेपोरेट हो जाए या वहाँ से उड़ जाए। तो ये आपके गैसेस और वॉलेटाइल कंपाउंड से बने हुए हैं अब, और इनकी डेंसिटी भी कम होती है। इसको आप देखोगे तो इनर प्लैनेट्स में आपका आता है अर्थ। अर्थ की आपकी डेंसिटी पूरे सोलर सिस्टम में हाईएस्ट है, और वहीं सैटर्न की आपकी डेंसिटी सोलर सिस्टम में लोवेस्ट है। सैटर्न की डेंसिटी इतनी कम है कि वो पानी के ऊपर तैर सकता है, मगर अगर आप बॉल ऑफ वाटर लो और उसमें सैटर्न की डेंसिटी का कोई ऑब्जेक्ट डालो तो वो उस पर फ्लोट करेगा। तो मतलब उसकी पानी से भी कम डेंसिटी है सैटर्न की। वहीं आप देखोगे तो अर्थ की डेंसिटी हाईएस्ट है पूरे सोलर सिस्टम में। और दूसरी चीज़, अगर हम इनके साइज़ के बीच में डिफरेंस देखें तो आपके इनर प्लैनेट्स है वो स्मॉल होता है, और जो आपके आउटर प्लैनेट्स है वो लार्ज इन साइज होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है वो बने हुए आपके आयरन, निकल, एल्यूमिनियम, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट्स आपके पूरे यूनिवर्स में ही बहुत रेयर है, क्योंकि ये हैवी एलिमेंट्स है। गैसेज, आप जब आपका यूनिवर्स स्टार्ट ही गैसेज से हुआ था, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स है वो गैसेज से फॉर्म्ड है, तो गैसेज तो बहुत एबंडेंट अमाउंट में है, बट जो आपका ये हैवी एलिमेंट्स है ये रेयर है। तो इसलिए, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है वो इन्हीं एलिमेंट्स से बने हुए हैं, गैसेज से बन नहीं सकते क्योंकि गैसेज यहाँ से उड़ जाती है। तो इसलिए जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है वो कभी साइज़ में बड़े नहीं हो पाए, क्योंकि ये जो आपके एलिमेंट्स या कंपाउंड्स है ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है। वहीं आउटर प्लैनेट्स है वो गैसेज से बने हुए हैं या वॉलेटाइल कंपाउंड से बने हुए हैं, तो वो लार्ज अमाउंट में आपके यूनिवर्स में प्रेजेंट है, या अपने सोलर सिस्टम में ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। इस वजह से इनकी साइज़ बढ़ गई। तो ये हमने इनकी साइज़ के बीच में भी डिफरेंस देख लिया कि इनर और आउटर की साइज़ के बीच में क्या डिफरेंस है। अब हम इस डायग्राम में समझ लेते हैं कि कुछ और जो चीज़ें हैं वो क्या है। पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि एक जो कॉमेट्स है, मीटियोर्स है, मीटियोराइट है, एस्ट्रॉयड है, ये क्या होता है। तो जो आपके एस्ट्रॉयड है वो आपकी स्मॉल बॉडीज़ है, करीब 1 किलोमीटर रेडियस से लेके 100-200 किलोमीटर रेडियस तक की वो बॉडीज़ है। ये आपकी वापस वही रॉक से बनी है, आयरन, निकल, इनसे बन सकती है, बट ये इतनी बड़ी नहीं है साइज़ में कि इनको प्लैनेट्स या इवन ड्वार्फ प्लैनेट्स भी बोल दिया जाए। तो वो आपके एस्ट्रॉयड्स होते हैं जो छोटे छोटे आपके, मतलब इकट्ठे तो हुए, प्लैनेट्स भी आपके एक्रीशन से बने, ये भी आपके एक्रीशन से बने, बट ये साइज़ में बहुत छोटे रह गए, ये ज़्यादा बड़े नहीं हो पाए, तो इनको हम बोल देते हैं एस्टेरॉइड्स। दूसरी चीज़ है वो है कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होता है? तो जैसे आप यहाँ भी आप देखोगे तो आपका एक कॉमेट है, ये कॉमेट ये शो किया हुआ है इस डायग्राम में आपको। तो कॉमेट्स क्या होता है वो देख लेते हैं। कॉमेट्स आपके होता है कॉस्मिक। तो यहाँ एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपके यूनिवर्स को कॉस्मोस भी बोलता है, इसलिए यूनिवर्स की स्टडी को कॉस्मोलॉजी भी बोलता है। कभी आ जाए कहीं तो ध्यान रखना कि यूनिवर्स को ही कॉस्मोस बोलते हैं और इसकी स्टडी को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। तो आपके जो कॉमेट्स है वो कॉस्मिक स्नोबॉल्स, मतलब ये बहुत ही ठंडे होते हैं, ऑफ फ्रोजन गैस, रॉक्स, डस्ट्स, इनके ये बने हुए होते हैं। तो अब ये जब यहाँ पास से निकलते हैं सन के, तो जो इनके ये फ्रोज़न गैसेस वगैरह है ये इवेपरेट होती है और ये पीछे एक टेल टाइप की छोड़ती है, इसलिए कॉमेट्स को शूटिंग स्टार भी बोलता है। कॉमेट्स को क्या बोलता है? शूटिंग स्टार, क्योंकि जो ये गैसेस कंपाउंड्स है आपके, ये पीछे एक टेल टाइप की इसमें जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इनको शूटिंग स्टार्स भी बोलता है। अब हमने कॉमेट्स देख लिया। अब जो एक और चीज़ आती है वो है आपके मीटियोराइड, मीटियोर्स और मीटियोराइट। यहाँ लिख देता हूँ मैं ये तीनों नाम, मीटियोराइड, मीटियोर्स और मीटियोराइट। इनमें क्या डिफरेंस है? तो ये कुछ नहीं होता, ये आपके जो मीटियोराइड है ना वो एक आपका एस्ट्रॉयड से, या तो एस्ट्रॉयड से टूटा हुआ कोई छोटा सा पोर्शन होता है, या स्मॉल एस्ट्रॉयड ही मान लो,
मतलब यही जो इन एलिमेंट्स का, हैवियर एलिमेंट्स का कोई बना हुआ एक छोटा सा टुकड़ा है। अब ये जब तक, ये आपकी अर्थ है और ये आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो ये जब तक बाहर है, यहाँ कहीं घूम रहा है और अर्थ की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये अर्थ की तरफ आ रहा है ऐसा कोई आपका सब्सटेंस या कोई चीज़, तो इसको बोलते हैं मीटियोराइड। इसको ध्यान से समझ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको बोलते हैं मीटियोराइड। फिर ये आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है। यहाँ आप जूम करें तो ये आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ। तो जैसे कि एटमॉस्फेयर में होता है, एंटर होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से ये जलने लगता है। ठीक है, ये जलने लगता है फ्रिक्शन की वजह से। अब अगर ये एटमॉस्फेयर में ही कंप्लीटली जल जाता है तो इसको बोल देते हैं मीटियोर्स। और ये आपका एटमॉस्फेयर में नहीं जलता और आके यहाँ हमारा अर्थ के सरफेस पे टकरा जाता है, तो फिर इसको बोला जाता है मीटियोराइट। तो आप समझ गए कि मीटियोराइड, मीटियोर्स और मीटियोराइट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम हमारे सोलर सिस्टम में देख लेते हैं। हमने देख ली कि ये इनर प्लैनेट्स है, ये आपके आउटर प्लैनेट्स है। अब एक चीज़ और जो आप देख सकते हो वो है कि आपके इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच में ये एक बेल्ट है, इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। तो आपसे कभी पूछ ले कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ है, तो वो आपका मार्स जो आपका लास्ट इनर प्लैनेट है और जुपिटर, इसके बीच में आपका एस्टेरॉयड बेल्ट लाई करता है। सिमिलरली एक होता है क्यूपियर बेल्ट। तो क्यूपियर बेल्ट जो है वो आपका नेपच्यून के भी बाहर, मतलब हमारा काइंड ऑफ पूरे सोलर सिस्टम के बाहर आपका क्यूपियर बेल्ट है। तो ये दो चीज़ें आपने देख ली कि एस्टेरॉयड बेल्ट और क्यूपियर बेल्ट, ये क्या होता है। अब कुछ हम बात कर लेते हैं जो हमारे ड्वार्फ प्लैनेट्स है उनकी। ये मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ से आपको कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। अब हमारे 8 तो प्लैनेट्स है वो हमने देख लिए। 5 है हमारे ड्वार्फ प्लैनेट्स। इन 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स में आता है आपका, एक आता है प्लूटो, जो पहले किसी टाइम में प्लैनेट माना जाता था, फिर इसको बोल दिया ड्वार्फ प्लैनेट, फिर इसको वापस प्लैनेट्स में, इस तरह से इसको अंदर बाहर कर रहे हैं, बट अभी ये ड्वार्फ प्लैनेट में है। एक है आपका एरिस, तीसरा है आपका 2007 OR10, चौथा है मेक, और जो पांचवा है वो आपका हम्यू। तो आप इनकी लोकेशन भी यहाँ देख सकते हैं, इसमें मेंशन्ड है। जैसे ये आपका है एरिस, एक सेकेंड कलर ये ले लेता हूँ। ये एस्टेरॉयड बेल्ट और क्यूपियर बेल्ट आपने देख लिया, इसको याद रखना है। इसमें यही है कि एस्टेरॉयड बेल्ट आपका कहाँ लाई करता है, क्यूपियर बेल्ट आपका कहाँ लाई करता है। तो ये आपका है एरिस। सिमिलरली ये आपका है प्लूटो, जो पहले 9th प्लैनेट हुआ करता था। ये आपका सेरेस, जो आपका 2007 हुआ और इसको सेरेस भी बोलता है। इसी तरह से यहाँ आपका मेक है, और इसी तरह एक पांचवा जो है वो हैम्यू या हैमिया या हैम्यू बोल सकते हैं। तो ये 5 आपके ड्वार्फ प्लैनेट्स हो गए, ये हमने देख लिया। अब जैसे कुछ फैक्ट्स है वो देख लेता है। सारे फैक्ट्स तो मैं नहीं बता पाऊंगा और ना मैं बताना चाहता हूँ, बट जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लेता है। जैसे जो आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है वो है जुपिटर। जिस प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स है वो भी आपका जुपिटर ही है। इसके नंबर ऑफ मून्स हमेशा चेंज होता रहता है, ये हम नोट कर लेंगे। जो आपका मार्स है, ये अर्थ है, ये आपका मार्स है। इसको आपके रेड प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड काफ़ी अमाउंट में मिलता है। इसी तरह से जो आपका सेकंड प्लैनेट है वीनस, वो आपका हॉटेस्ट प्लैनेट है। अब ये हॉटेस्ट क्यों है, यहाँ आप एक जैसे लॉजिक देखें तो मरकरी जब सन के सबसे पास में है तो मरकरी आपका हॉटेस्ट होना चाहिए ना, फिर आपका वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है। तो इसमें आप ये देखोगे तो मरकरी में जो एटमॉस्फेयर है वो एब्सेंट है, जबकि वीनस में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है एटमॉस्फेयर से,
तो जैसे आप यहाँ भी अपने जैसे अर्थ पे इंडिया में आप कहीं हाई माउंटेन्स में जाओगे ना, ये नॉर्मल हमारा सी लेवल का प्लेन है जहाँ हम खड़ा है, और ये कोई हाई माउंटेन है। तो हाई माउंटेन पे जो सन की रेज है वो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ पड़ रही है। तो इस वजह से यहाँ दो चीज़ें होती है, एक आपका होता है इंसोलेशन और एक होता है टेम्परेचर। तो इंसोलेशन होता है कि जो सोलर रेडिएशन है वो कितनी इंटेंसिटी से है, और टेम्परेचर है कि गर्मी कितनी इंटेंसिटी से है। तो हाई जगह पे आपकी जो इंसोलेशन है वो ज़्यादा है, जो सोलर रेडिएशन, इसलिए आप कभी लद्दाख या वहाँ जाओगे तो आपको सनबर्न हो जाएगा। अब वहाँ मौसम तो ठंडा है बट आपको सनबर्न हो रहा है, वो इस वजह से ही हो रहा है क्योंकि जो सनबर्न होता है वो सन की डायरेक्ट रेज से होता है। और जो गर्मी होती है वो कैसे बढ़ती है कि जो सन की डायरेक्ट रेज है वो हमारा अर्थ के सरफेस पे आती है, फिर हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो उसको ट्रैप कर लेता है अंदर ही, और वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। तो मरकरी पे जब आपका एटमॉस्फेयर एब्सेंट है तो इंसुलेशन तो आपका हाई है बट एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वो सन की रेज को ट्रैप नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर आपका कम है। वीनस में आपका टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि एटमॉस्फेयर है वो सन की रेज को ट्रैप कर लेता है और वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ जो वीनस है वो आपका हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। सिमिलरली वीनस को बोलते हैं ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोलता है, क्योंकि ये अर्थ के सिमिलर साइज में है, सिमिलर साइज ऑफ अर्थ। ठीक है। तीसरा, इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोलता है। अभी इसको इसलिए बोलता है क्योंकि आप सुबह और शाम इसको अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं। जब सन इतना ब्राइट नहीं होता है तो वीनस आपको अपने नेकेड आइज से दिखता है। तो ये इसलिए इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोलता है। और ये नेकेड आइज से इसलिए दिखता है क्योंकि ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारा सोलर सिस्टम का। ठीक है। फिर अब आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद को देखनी है, जैसे कौन से प्लैनेट का स्लोएस्ट रोटेशन है, कौन से का स्लोएस्ट रेवोल्यूशन है, किसका फास्टेस्ट रोटेशन है, किसका फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है। इस तरह के फैक्ट्स आपको खुद को देखना है। सैटर्न है, उसमें रिंग्स है, रिंग्स। तो ये फैक्ट्स आप खुद नोट करो, आप PYQ करोगे आपको ये फैक्ट्स मिलते जाएंगे। एक तो पहला आप क्वेश्चन देखोगे, आपका दिमाग लगेगा, फिर आपको नहीं आएगा तो आपकी मेमोरी में ज़्यादा बेटर तरीके से रिटेन होगा। अब ये कहीं पूछा था कि ये किसने डिस्कवर किया थी सैटर्न के रिंग्स, तो ये क्रिश्चियन ह्यूगन नाम का साइंटिस्ट था। लिख देता हूँ यहाँ में, क्रिश्चियन ह्यूगेंस, इन्होंने ये रिंग्स डिस्कवर की थी। ठीक है। अब कुछ हम देख लेते हैं जैसे इनके मून्स के बारे में। अब ये बाकी सब ये है तो पूरा फैक्चुअल, जैसे जुपिटर के मैंने बताया हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स है। अब जुपिटर के 4 मून्स होते हैं, इनको बोलते हैं गैलीलियो मून्स। ठीक है। क्योंकि ये जो 4 इसके मून्स है ये गैलीलियो ने डिस्कवर किए थे। गैलीलियो हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन मून्स को डिस्कवर किया था। अब ये इनमें से आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, एक है गैनेमाइड, इन चारों मून्स में से गैनेमाइड या गैनेमीड। ये हमारा पूरे सोलर सिस्टम का भी लार्जेस्ट मून है। तो कोई पूछ ले कि पूरे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून कौन सा है, तो वो आपका गैनेमीड है। ये चीज़ हमने देख ली। और इसके बाद एक आपका जो सैटर्न का एक मून है टाइटन। इस मून में एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस देखी गई है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इस वजह से यहाँ अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पे हो सकता है लाइफ एग्जिस्ट या लाइफ यहाँ पॉसिबल हो। अब पता नहीं है, ये बस अंदाज़ा लगाया जाता है। बाकी जिस चीज़ के बारे में हम श्योरिटी से बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ लाइफ है, वो है सिर्फ हमारा अर्थ। इसके अलावा हम किसी भी सोलर सिस्टम में ना हमने दूसरे प्लैनेट को इतना एक्सप्लोर किया, ना साइंस अभी उस लेवल पे पहुँचा कि हम जाके एक्सप्लोर कर पाएँ। तो ये आपकी कुछ चीज़ें हो गई। बाकी आप और अपने नोटबुक में बनाइए, उसमें हर प्लैनेट से रिलेटेड जो आपको फैक्ट्स मिलते जाए उनको आप नोट डाउन करते रहिए। दैट्स बेटर। मैं यहाँ बता के आपका 15-20 मिनट आधा घंटा बर्बाद करूँ, उससे बेटर हुआ। तो ये हमने सोलर सिस्टम का बेसिक देख लिया। एक और चीज़ ये देख लेते हैं कि ओर्ट क्लाउड क्या होता है। पूछा तो नहीं है पर कभी पूछा जाए तो। तब यहाँ आप देखो, जैसे ये आपका सन है सेंटर में, ये आपका क्यूपियर बेल्ट है जो हमने देखा था नेपच्यून के भी बाहर है,
और इस पूरे सोलर सिस्टम को समेटे हुए एक बादल है, उस बादल को बोलते हैं ओर्ट क्लाउड। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, बिग बैंग थ्योरी में सब दूर दूर मूव कर रहे हैं, तो हमारा जो सन है वो अराउंड 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सोलर सिस्टम का बेसिक आपका। अब आज का वीडियो है वो यही ख़त्म करता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, जो आपके मौसम है वो किस हिसाब से है, जो इक्विनॉक्स बोलते हैं, मतलब जब हमारा अर्थ इक्विनॉक्स है या समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस है, ये चीज़ें देखेंगे ये क्या होती है। और ये हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों ओर रोटेट करता है, वो कैसे है। और मून का जो हमारा रिवोल्यूशन है, सॉरी अर्थ का रिवोल्यूशन सन के अराउंड और मून का रिवोल्यूशन अर्थ के अराउंड, वो देखेंगे। और इस चीज़ से कैसे हमको कभी फुल मून दिखता है, कभी न्यू मून दिखता है, और क्यों गर्मी होती है, क्यों सर्दी होती है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो।